इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, A1 टीवी के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में मैं डॉक्टर वीके कपूर आपका स्वागत करता हूं। भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्व है। यहाँ तक कि जब हम विवाह करते हैं तो कहा जाता है कि माता पिता ने अपनी कन्या का दान किया। जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हम पिंड दान करते हैं। 13 अगस्त पूरे विश्व में विश्व अंगदान दिवस यानी ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के 3 विशेषज्ञ उपस्थित हैं। एक एक करके हम उनसे अंगदान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं मेरे सहयोगी सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एवं लिवर प्रत्यारोपण यानी लिवर ट्रांसप्लांट विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अजय शर्मा का। डॉक्टर अजय शर्मा, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय, ये बताएं कि अंगदान जैसा कि हम देखते हैं 2 तरह के लोग कर सकते हैं, एक जो जीवित और एक मृत्युपरांत, तो इसमें क्या फर्क है? बहुत ही वाजिब और बहुत कॉमन सवाल जो आम तौर पर मरीज हमसे पूछ रहे होते हैं कि क्या कोई जीवित व्यक्ति अंगदान करे या मृत्यु पश्चात अंगदान करे, दोनों कैसे विभिन्न हैं। हमें समझना है कि मृत्यु पश्चात सिर्फ वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसके अंदर उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, उसका बाकी संपूर्ण शरीर अभी ठीक है, उसके बाकी सब अंग सही काम कर रहे हैं। इसकी तुलना में अगर हम देखें जिसे हम लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट कहते हैं, मतलब जीवित व्यक्ति अपना अंग सिर्फ अपने परिवार के किसी व्यक्ति को दे सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री, पत्नी, ये उसको अंग अपने दे सकते हैं जीवित रहते हुए। जीवित रहते हुए व्यक्ति अगर हम देखें, आदमी के पास में किडनी 2 हैं तो उनमें से एक किडनी का दान कर सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें, आदमी का लिवर के 2 हिस्से हैं, वो अपने लिवर के एक हिस्से का दान कर सकता है जीवित रहते हुए, क्योंकि उसके पास बाकी का हिस्सा लिवर का है जो कि वापस नॉर्मल काम करना शुरू कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें, इसकी बनस्पत पैनक्रियाज एक ही है, हार्ट एक है, तो इनका जीवित रहते दान करना संभव नहीं है। इन सभी अंगों का दान मृत्यु पश्चात सबका संभव है, परंतु जीवित रहते हुए सभी अंगों का दान संभव नहीं होगा। डॉक्टर अजय, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ब्रेन डेड। तो आम भाषा में जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो हमारा नज़रिया ये होता है कि जब हार्ट काम करना बंद कर दे, जब व्यक्ति सांस लेना बंद कर दे, उसको हम मृत्यु कहते हैं। तो क्या जो आम भाषा में हम मृत्यु समझते हैं और मेडिकल टर्म्स में जो मृत्यु है उसमें फ़र्क है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी सोसाइटी में हर व्यक्ति यह मानता है कि उस ईसीजी की लाइन सीधी होने को मृत्यु मानते हैं, जबकि अगर हम देखें तो वह एक कार्डियक डेथ का फॉर्म है। उसके हार्ट की क्षमता खत्म हो गई है और हार्ट ने अब काम करना बंद कर दिया है। इससे एक स्थिति पहले अगर हम लें, बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके अंदर उनका मस्तिष्क काम करना बंद कर चुका है, परंतु अभी भी उनका हार्ट सही काम कर रहा है, उनके बाकी सारे अंग सही काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की यह निश्चित है कि बाकी सारे अंग भी समय उपरांत काम करना बंद कर देंगे, परंतु आज उसके बाकी सब अंग काम कर रहे हैं और उससे पहले हमें यह पता चल चुका है, क्योंकि उसका ब्रेन डेथ, दिमाग, मस्तिष्क अब काम करना बंद कर चुका है, तो इसकी अब जीवन आगे चलना संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि बाकी सारे अंग काम कर रहे हैं तो उन अंगों को हम लोग दान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मस्तिष्क का जब काम करना बंद हो चुका है, कुछ समय उपरांत यह निश्चित है कि उसका ईसीजी की लाइन भी स्ट्रेट होगी तथा बाकी सारे अंग भी काम करना बंद कर देंगे, लिवर भी बंद करेगा, किडनी भी बंद करेंगी। किंतु एक ऐसा समय होता है जब मस्तिष्क काम करना बंद कर चुका है परंतु बाकी सब अंग काम कर रहे हैं, वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट समय होता है अंगदान के लिए। एक धारणा जो कुछ लोगों के मन में चाहे गलत ही हो, ये होती है
कि समय से पहले ही जो व्यक्ति है उसको मृत घोषित कर दिया गया, तो ये जो ब्रेन डेड को सर्टिफाई या डिक्लेयर करने की प्रक्रिया है, क्या ये बहुत एक सुनिश्चित रूप में होती है? इसका क्या प्रोसेस है, कैसे ये अस्पताल में किया जाता है? बहुत वाजिब सवाल है। सामान्य तौर पर लोग इसको एक गलत धारणा में लेते हैं कि क्या उसको जब बता दिया गया है जबकि वो व्यक्ति जिंदा है, क्योंकि वे परिवार के लोग उसका ईसीजी चलता हुआ देख रहे हैं तो मानते हैं कि वह व्यक्ति जीवित है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई एक व्यक्ति, किसी भी अस्पताल का कोई भी एक डॉक्टर इसको निश्चित नहीं कर सकता कि यह व्यक्ति का अब ब्रेन डेथ हो चुकी है। उसके लिए एक कमेटी होती है, उसके अंदर दिमाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर और तथा अन्य विभागों के अलग अलग डॉक्टर होते हैं जो कि अलग अलग जांचें करके यह कंफर्म करते हैं कि यह व्यक्ति का अब मस्तिष्क काम करना बंद हो चुका है। जब तक यह सुनिश्चित नहीं होता तब तक उसको ब्रेन डेड घोषित नहीं कर सकते। उसके अंदर उस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट तथा अन्य अधिकारियों का भी रोल होता है। जब उसको सर्टिफाई करने के लिए वह कमेटी होती है जो कि सब मिलकर के उसको निश्चित करते हैं, ताकि अगर एक अकेला व्यक्ति कोई जना गलती कर सकता है कि उसे ऐसा लगा कि यह व्यक्ति ब्रेन डेड है, परंतु वह लगना काफ़ी नहीं है, उसकी सुनिश्चितता होनी ज़रूरी है, जो कि संपूर्ण जांचों के द्वारा करी जाती है, जिनको कि हर व्यक्ति अलग अलग जांच करके सर्टिफाई करता है कि इस आदमी का ब्रेन डेथ हो चुके हैं, तभी यह व्यक्ति को ब्रेन डेड माना जाता है। डॉक्टर अजय, आप महात्मा गांधी हॉस्पिटल ज्वाइन करने से पहले एसएमएस कॉलेज में थे और वहाँ आपने लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया और उसके बाद महात्मा गांधी अस्पताल में भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। तो लिवर ट्रांसप्लांट, जैसा कि आपने बताया कि मृत शरीर से भी हो सकता है और जीवित व्यक्ति भी अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को दे सकता है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है लिवर के ट्रांसप्लांट के बारे में? इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। जी, लिवर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली, जैसा मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति जीवित रहते हुए आधा लिवर अपने किसी परिवार के व्यक्ति को दे सकता है, जिसे हम लिविंग रिलेटेड ट्रांसप्लांट कहते हैं, परिवार का व्यक्ति। वहीं अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु पश्चात अपना अंग दान करने के लिए निश्चितता दिखाता है, तो उसके परिवार वाले अगर अंग दान करते हैं तो वह लिवर या तो पूरा का पूरा किसी व्यक्ति दूसरे जिसको लिवर की आवश्यकता है उसमें लग सकता है। दोनों ही रूपों में जो बेसिक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, जो डोनर और रेसिपिएंट का। जैसे हम सबको पता है कि आदमी के शरीर के अंदर ब्लड ए, बी, AB और O ग्रुप के होते हैं, तो अगर मृत व्यक्ति ए ग्रुप का है तो उसका लिवर ए ग्रुप के व्यक्ति को ही जाएगा। इसी तरह परिवार में ए ग्रुप के व्यक्ति का होना आवश्यक है लिविंग ट्रांसप्लांट के लिए। अब हम उसका दूसरा रूप देखते हैं कि क्या एक व्यक्ति जिसका कि ए ग्रुप है वो क्या मृत्यु पश्चात सिर्फ एक ही जने को लिवर दे सकता है? नहीं, ये आवश्यक नहीं है। जब जीवित व्यक्ति का लिवर के दो हिस्से हैं, जो खुद के लिए भी आवश्यक है और आधा दूसरे को मिल सकता है, तो मृत्यु पश्चात भी वह अंग जरूरत अनुसार दो व्यक्तियों को मिल सकता है। सामान्यतः किसी एक बड़े और एक छोटे जने को, जैसे बच्चे के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है तो उस व्यक्ति को एक छोटा हिस्सा लिवर का मिल सकता है और बड़ा हिस्सा एक एडल्ट को मिल सकता है। तो हम मृत्यु पश्चात भी अंग को दो हिस्सों में, लिवर को दो हिस्सों में विभाजित करके दो लोगों में प्रत्यारोपित कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकता है। डॉक्टर अजय, अगर कोई व्यक्ति जीवित रहते ये इच्छा प्रकट करना चाहता है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे ऑर्गन्स किसी और के लिए डोनेशन के लिए लिए जाएं, तो क्या ऐसा संभव है? क्या वो ऐसा कर सकता है? जी बिल्कुल सर, यह बिल्कुल संभव है कि अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन रहते चाहे कि मैं अपने मृत्यु के पश्चात मेरे अंग लिए जाए, तो उसको दो तरीके हैं जो सामान्यतः काम में ले सकता है वह व्यक्ति। राजा मैं कहूँगा 3 तरीके हैं। जो सबसे कॉमन तरीका है वो है कि आप अपने जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर राजस्थान सरकार ने अभी एक निश्चितता करी है, उस पर एक बैंड लग जाता है, जिससे कि निश्चित हो जाएगा कि आपके अगर लाइसेंस में बैंड है मतलब आप अपने मृत्यु पश्चात अंगों का दान करना चाहते हैं। और दूसरा, आप सरकारी संस्थान SMS मेडिकल कॉलेज में जाएं, वहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफिस के बाहर आपको कुछ फॉर्म मिलेंगे जिनको कि आप भर के आप वहाँ जमा कर सकते हैं। वहाँ पे सोटो का ऑफिस है, सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस है। और तीसरा, आप सोटो की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर में भी आपको ये फॉर्म मिलेगा जो आप ऑनलाइन भर सकते हैं।
अभी हमारा यह प्रयास है कि हमारे मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट जो ऑर्गन डोनेशन की है, उस पर भी ये फॉर्म अवेलेबल करा करके और हम उसको फिल करवाना शुरू कर सकें, तो वह बहुत जल्दी हम शायद शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी अस्पताल के सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लिवर प्रत्यारोपण विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अजय शर्मा ने आज हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि जिसको एक आम आदमी मृत्यु समझता है कि जब हार्ट और लंग का काम करना बंद हो जाए, मेडिकल टर्म्स में उससे कुछ समय पहले जब ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो उसको हम ब्रेन डेड कहते हैं। और ऐसे ही जो मृत व्यक्ति होते हैं उनके शरीर से अंग प्रत्यारोपण के लिए लिए जा सकते हैं। और जैसा उन्होंने ये बहुत साफ शब्दों में कहा कि ब्रेन डेड को सर्टिफाई या डिक्लेयर करने की प्रक्रिया बहुत ही सुनिश्चित रूप से, बहुत सावधानी से, बहुत लोगों के मिले जुले ओपिनियन से की जाती है ताकि उसमें शंका की कोई जगह न रह सके। और जैसा उन्होंने बताया कि जो ऑर्गन शरीर में 2 हैं वो तो जीवित व्यक्ति भी दे सकता है, लेकिन जो अंग हमारे शरीर में एक ही है या जो इम्पॉर्टेंट हैं जैसे लिवर है, उनका बेहतर है कि जो मृत्यु के पश्चात ऑर्गन डोनेशन यानी अंग का दान है वो ज़्यादा अच्छा है। और यदि आप चाहें ये डिक्लेयर करना, ये घोषणा करना कि आपकी मृत्यु के पश्चात आपके अंग दान के लिए जाएं, तो वो आप कई तरीके हैं जिससे आप पहले ही ये घोषणा कर सकते हैं। और साथ ही मैं कहूँगा कि आप अपने जो परिवार के सगे संबंधी हैं उनके बीच में इस चीज़ का डिस्कशन करें, इसकी बात करें और अपनी ये इच्छा जाहिर करें कि मेरी मृत्यु के पश्चात जो भी मेरे सगे संबंधी हैं वो ये कोशिश करें कि यदि संभव हो तो मेरे अंग किसी और व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारी संस्कृति में दान का बहुत महत्व है और मैं समझता हूँ कि अंग दान शायद सबसे बड़ा दान है। मेरे साथ हैं महात्मा गांधी अस्पताल के हृदय शल्य चिकित्सा यानी कार्डियक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुर्तज़ा अहमद चिश्ती। डॉक्टर चिश्ती, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि पहले डॉक्टर अजय शर्मा ने हमें बताया कि अंगदान कुछ अंगों का जो जीवित व्यक्ति हैं, सगे संबंधी, वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ अंग ऐसे होते हैं कि जिनका दान सिर्फ मृत्यु के उपरांत ही हो सकता है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में हार्ट, हृदय यानी दिल एक ही होता है, और वैसे तो हम दिल किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वो सांकेतिक दिल देना होता है। यदि दिल को निकाल के देना पड़े तो वो जीवित व्यक्ति नहीं दे सकता। हृदय का प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट मृत्यु के उपरांत ही संभव है। तो डॉक्टर चिश्ती साहब ये बताएं कि वो कौन से लोग हैं, किस वजह से जिनकी मृत्यु हुई है कि जिनके अंगों का हम दान ले सकते हैं और फिर उनका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। क्या ऐसे कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ हैं जिनमें अंग दान किया जा सकता है? मृत्यु के बाद हम जो डोनेशन कर सकते हैं वो वही मरीज़ होते हैं जिनका ब्रेन डेड हो चुका होता है। यानी ये तय किया जाता है कि ये मरीज़ की फर्दर रिकवरी या कोई ज़िंदा रहने की चांस बिल्कुल ज़ीरो है, उसके बाद ही उसको ब्रेन डेथ घोषित किया जाता है। आमतौर से ब्रेन डेथ की जो वजह सबसे कॉमन है वो ट्रॉमा है, हेड ट्रॉमा, जिसको हेड इंजरी कहा जाता है। और दूसरा जो कॉज है वो या तो जो ब्रेन के अंदर हैमरेज हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर बहुत ही अनकॉमन सिचुएशंस में कोई बहुत ही फास्ट प्रोग्रेसिंग ब्रेन ट्यूमर होता है जिससे ब्रेन डेथ हो जाता है। लेकिन जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हैं वो काम बिल्कुल सही कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि मरीज़ लीगली डेड हो जाता है जब ब्रेन डेथ घोषित किया जाता है।
उसके बाद अगर दूसरे ऑर्गन्स बढ़िया भी चल रहे होंगे तो भी वो मरीज एक कैडावर ही माना जाएगा। तो जब ये कैडावर घोषित होता है, एक कमेटी के ज़रिए से काफ़ी सारे विशेषज्ञ आपस में सहमत हो जाते हैं कि हाँ जी, ये मरीज़ अब डेड है, और डिक्लेयर किया जाता है एक बार पूरे टेस्ट करने के बाद 6 घंटे और रुकते हैं, और फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। जब उससे भी ब्रेन डेथ क्लियर कट 100% विदाउट एनी डाउट हो जाता है, तो फिर उसके बाद ही ब्रेन डेथ घोषित करने के बाद ऑर्गन डोनेशन का सवाल उठता है। तो डॉक्टर चिश्ती, जब हम हार्ट ट्रांसप्लांट यानी हृदय प्रत्यारोपण की बात करते हैं, तो हार्ट की वो कौन सी बीमारियां हैं जिनके मरीजों को हार्ट ट्रांसप्लांट से फ़ायदा हो सकता है, उनका जीवन बढ़ सकता है? देखिए, हार्ट की कई सारी बीमारियां होती हैं जो एडवांस होने के बाद हार्ट को डैमेज कर देते हैं, इतना सारा डैमेज कर देते हैं कि मरीज़ की सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कोई विकल्प उस हार्ट को बदलने के अलावा रहता नहीं है, कोई इलाज उसके लिए संभव नहीं जब होता है, तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट का क्वेश्चन उठता है। यानी जब उस सिचुएशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं, चाहे बीमारी कोई भी हो, वो हार्ट फेलियर की स्टेज तक मरीज़ को लेके जा सकता है। जो कॉमन बीमारियां हम देखते हैं उसमें है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि नसें जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट की मसल को, तो उनमें रुकावट आ जाती है। रुकावट आने की वजह से हार्ट को खून नहीं मिलता है, या अचानक बंद हो जाता है और हार्ट अटैक होता है। तो इस चीज़ से हार्ट की मसल बहुत कमज़ोर हो जाती है और हार्ट फेलियर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। और या फिर जो हार्ट की मसल होती है, हार्ट की मांसपेशियाँ जो कि पावर हाउस हार्ट की होती हैं, उनको डायरेक्टली बीमारी लग सकती है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो डायरेक्टली हार्ट की मसल को ख़राब कर देती हैं, लेकिन उनकी वजह हमें पता नहीं होती। उसको इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। और इसके अलावा अगर कोई भी दूसरी बीमारी हार्ट की हो, जैसे वाल्व की बीमारी काफ़ी समय तक नेग्लेक्ट हुई, उसका इलाज सही समय पे सही तरीके से नहीं हुआ, तो भी हार्ट ख़राब हो सकता है और ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है। तो डॉक्टर चिश्ती साहब, जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो चेस्ट है, छाती है, उसमें हार्ट के साथ साथ हमारे लंग्स भी होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। तो क्या लंग्स की भी कुछ बीमारियां हैं जिसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है? और जब हम किसी मृत व्यक्ति के अंग लेते हैं दान के लिए, तो हार्ट के साथ लंग्स भी लिए जा सकते हैं? फेफड़ों की कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि फेफड़ों को भी फेल कर देते हैं, जिसको रेस्पिरेटरी फेलियर कहा जाता है। आमतौर से स्मोकिंग रिलेटेड बीमारियां कई होती हैं, जिन्हें एम्फीसीमिया, COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। उससे लंग्स ख़राब हो जाते हैं और एंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कुछ कंजेनिटल जो पैदाइशी होती हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें दोनों लंग्स ख़राब हो जाते हैं। और भी एक तरह की बीमारी होती है जिससे लंग्स सुकड़ जाते हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फाइब्रोसिस कहा जाता है, कि बीमारी लग जाती है लंग्स के अंदर और वो बिल्कुल फाइब्रोज हो जाते हैं। कई तरह की इन्फेक्शंस हैं, जैसे ब्रोंकिटिस या इवन ट्यूबरक्लोसिस से दोनों लंग्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और रेस्पिरेटरी फेलियर होने की सिचुएशन में लंग्स की ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, और आमतौर से सिर्फ डेथ के बाद ही लंग्स का दान किया जा सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिनमें हार्ट और लंग्स दोनों ही ख़राब हो जाते हैं, और उस सिचुएशन में हार्ट एंड डबल लंग ट्रांसप्लांट एक साथ ही हो जाता है एज अ सिंगल ब्लॉक। जैसे अगर कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है, कुछ ऐसी बीमारियां हार्ट की हैं जो पैदाशी होती हैं, अगर उनका इलाज सही समय पे नहीं होता है, सही तरीके से नहीं होता है, तो हार्ट के साथ साथ फिर फेफड़े भी ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह एक बीमारी और है जिसको कहते हैं प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिससे लंग्स तो ख़राब होते ही हैं, लेकिन साथ के साथ हार्ट भी ख़राब हो जाता है। और इन दो सिचुएशंस में हार्ट और लंग्स
यानी बल्कि दोनों लंग्स को साथ के साथ ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। हार्ट एंड डबल लंग ट्रांसप्लांट कहलाता है। तो आपने बताया कि जिन लोगों की या तो किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई या ब्रेन में हेमरेज मृत्यु हुई, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रेन डेथ हो जाए और फिर अंगों का दान किया जा सके। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ब्रेन हेमरेज ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होता है, तो क्या जो ज़्यादा उम्र के, मान लीजिए मेरा कोई संबंधी है जिनकी ज़्यादा उम्र में मृत्यु हुई है, तो क्या उनके भी अंग दान किए जा सकते हैं? आमतौर से हार्ट और फेफड़ों के लिए हम रिलेटिवली यंग डोनर पसंद करते हैं, क्योंकि उनके हार्ट के अंदर या उनके फेफड़ों के अंदर बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। लिवर और किडनी का सिचुएशन अलग है। कई बहुत ही एल्डरली लोग भी लिवर और किडनीज डोनेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑर्गन्स का अभाव है, कमी है, डोनर कम पड़ जाते हैं, इसलिए जो डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया अब थोड़े रिलैक्स हो रहे हैं। तो अगर जो कोई एल्डरली इंसान है जो डायबिटिक नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है और स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है, तो चांसेस हैं कि इस ऐसे मरीज़ का, ऐसे डोनर का भी हार्ट और लंग्स हेल्थी हो सकते हैं। और सिलेक्टेड केसेस में वो एल्डरली ओल्डर डोनर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, और उस सूरत में फिर हमें फैमिली से बात करनी पड़ती है कि उनको एक इन्फॉर्म्ड तरह का एक्सटेंडेड क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो डॉक्टर चिश्ती साहब, जैसा कि आपने बताया कि हार्ट और लंग क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, तो वो जीवित व्यक्ति नहीं दान देता है, मृत शरीर से ही हम इन अंगों को लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यदि मैं, मेरे जो संबंधी हैं उनका अगर अंगदान करूंगा तो उनका शरीर क्षत विक्षत हो जाएगा और शरीर जिसको हम कहते हैं डिसफिगर हो जाएगा। क्या ये धारणा सही है या गलत है? ऑर्गन डोनेशन में कोई भी डिसफिगरमेंट नहीं होती है अगर जो इंटरनल ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब हार्ट, लंग, लिवर, किडनी एट्सेट्रा, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स। और ये जो प्रोक्योरमेंट की जाती है ऑर्गन्स की, बहुत ही सम्मान और इज्जत के साथ किया जाता है, जैसे कि कोई भी साधारण सर्जिकल ऑपरेशन होता है। और जब ये पूरा काम हो जाता है तो उसके बाद डोनर को बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ विदा किया जाता है। एक फॉर्मल मीटिंग होती है और हाथ जोड़ के बहुत ही आदर के साथ विदाई दी जाती है। तो जैसा डॉक्टर चिश्ती साहब ने हमें बताया कि यदि आपके किसी सगे संबंधी का एक्सीडेंट की वजह से या ब्रेन हेमरेज यानी स्ट्रोक जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, उसकी वजह से मृत्यु हुई है, तो ये संभव है कि उनके शरीर से अंगों का दान किया जा सके। यदि आप चाहते हैं कि आपके सगे संबंधी मृत्यु के उपरांत भी किसी और शरीर में उनकी आत्मा जीवित रहे, तो अंग दान के बारे में आपको सोचना चाहिए। आपको जिस भी अस्पताल में आप भर्ती हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे इस बारे में सलाह करनी चाहिए। वो फिर अगर आप किसी छोटे अस्पताल में भी हैं, तो जो बड़े अस्पताल हैं जैसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको अंगदान की प्रक्रिया के लिए लाइसेंस दिया गया है, यानी कि उनके पास इतनी क्षमता है कि वो इस प्रोसेस को कर सकें, वो उनको कांटेक्ट करेंगे। और जो मृत व्यक्ति यानी ब्रेन डेड जो व्यक्ति हैं, जो आपके संबंधी, उनको पूरे आदर, पूरे सम्मान के साथ जैसे हम एक ऑपरेशन करते हैं वो प्रक्रिया करके जो अंदर के अंग हैं उनको निकाला जाएगा। उसके बाद उसको सिला जाएगा, शरीर को बहुत आदर के साथ विदा किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर चिश्ती साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने ऑर्गन डोनेशन, अंग दान के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ हैं महात्मा गांधी अस्पताल के हेपेटो बिलियरी पैंक्रियाटिक सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाश्वत सरीन। डॉक्टर शाश्वत, आपका स्वागत। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
तो डॉक्टर शाश्वत ये बताएं कि जब हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो लिवर कहाँ से हमें मिलता है कि जिसको हम एक मरीज के शरीर में प्रत्यारोपित कर सकें? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट की आज ज़रूरत बहुत है देश में। अब लिवर एक शरीर का ऐसा अंग है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो लिवर कोई दवाई तो नहीं है कि हम खरीद सकें, उसके लिए किसी को लिवर डोनेट करना पड़ता है। अब लिवर दो जगह से आ सकता है। या तो ऐसा होता है कि कोई जना जो मृत्यु के बाद, जिसको हम ब्रेन डेड बोलते हैं, ब्रेन डेथ घोषित होने के बाद वो अपने अंग दान करने के लिए स्वीकृत हो, डोनेट करे, और वो पूरे का पूरा ऑर्गन जाके जिसको रेसिपिएंट है, जिसको हम बोलते हैं, उसको प्रत्यारोपित हो। तो ये तो पहली बात हुई। लेकिन ये भारत में इसका रेट और ये जो कैडेवरी डोनेशन कहते हैं, ये बहुत कम होता है। तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, हमारे पास लोग कम डोनेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरीके से हमें और ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम कहते हैं लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। अब लिवर एक ऐसा अंग है शरीर का जो ग्रो करता है। अगर हम लिवर का एक हिस्सा निकालें तो बाकी लिवर बड़ा होके उसको कॉम्पनसेट करता है। तो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में परिवार का कोई सदस्य जो खून के रिश्ते में हो, जिनका ब्लड ग्रुप मिलता हो, जो 18 से 50 वर्ष के बीच में हो, जो खुद ही खुद आगे बढ़ के डोनेट करना चाहे, वो अपना करीब करीब 2/3 लिवर डोनेट करता है। ये लिवर 7/7 सर्जरी चलती है। यही लिवर जिन रेसिपिएंट है, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको लगता है। और करीब करीब 3 से 4 हफ्ते में दोनों, जिसने डोनेट किया है और जो रेसिपिएंट है, दोनों का लिवर करीब करीब पूरा ग्रो करके नॉर्मल में बन जाता है। तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ब्रेन डेथ। तो आम भाषा में हम कोमा कहते हैं, तो क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? नहीं, ये काफ़ी अलग हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। अब कोमा हम कहते हैं जब किसी को भी दिमाग पर इंजरी आती है, ब्रेन पर इंजरी आती है, तो वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो गए तो उनको कभी कभी वेंटिलेटर की सहायता होती है। अब कोमा एक हम बहुत ब्रॉड टर्म है, बड़ा टर्म है। अब कोमा में मतलब होता है ब्रेन को चोट लगी है लेकिन ब्रेन फंक्शन काम कर रहा है, थोड़ी चोट है लेकिन वैसे काम कर रहा है। जब ये कोमा धीरे धीरे करके एडवांस होता है या फिर कोई बहुत गहरी चोट आती है, तो ये ब्रेन की फंक्शनिंग बंद हो जाती है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि दिल का धड़कना और ब्रेन का चलना ये अलग अलग चीज़ें हैं। दिल धड़क सकता है लेकिन ब्रेन काम नहीं कर सकता। और जो मनुष्य और जो ह्यूमन हम कहते हैं, जो हम जीवन कहते हैं, वो ब्रेन से आता है। तो अगर हम ब्रेन डेड हो जाते हैं, मतलब बहुत एडवांस कोमा, जब ब्रेन बिल्कुल नहीं काम कर रहा, तब उस स्टेट में हम ऑर्गन डोनेशन कंसिडर करते हैं। जब तक हम कहें कि कोई मरीज कोमा में है, तब तक उसको पूरी केयर मिलती है, पूरा अस्पताल, पूरे डॉक्टर्स जो हैं उनकी केयर में ही लगे रहते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब रिकवरी संभव नहीं होती। जब कुछ भी हम कर लें, कितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट कर लें, वो रिकवरी संभव नहीं होगी। वो जो जना है, जो पुरुष हैं, स्त्री हैं, वो वापस नहीं आएंगे। इस कंडीशन को ब्रेन डेथ कहते हैं। अब ब्रेन डेथ को एस्टैब्लिश करने के लिए अगर हम देखें तो अलग अलग डॉक्टर्स साथ बैठते हैं। तो अगर हम देखें तो कोमा तो एक बड़ा टर्म हुआ, और एक बड़े एडवांस स्टेज में जाके इसको हम ब्रेन डेथ बोलते हैं। तो किसी भी अस्पताल में डॉक्टर कैसे ये मालूम करते हैं कि अभी मरीज़ कोमा की स्थिति में है या वो ब्रेन डेड हो चुका है? तो इसमें कोई एक डॉक्टर का निर्णय नहीं होता, एक पूरे डॉक्टर्स की टीम बनती है। 4 डॉक्टर होते हैं, उनमें वो जो ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं उसके अलावा होते हैं, कि ये ना हो कि जो ट्रीट कर रहा है उनको भी लेते हैं साथ में, और 4 डॉक्टर और बैठते हैं, कमेटी बनती है पूरी, और वो अलग अलग टेस्ट करते हैं ये चेक करने के लिए कि ब्रेन में कोई भी प्रकार का फंक्शन है नहीं है। तो अगर कोई वेंटिलेटर पे होता है तो उनका वेंटिलेटर हटा के कुछ समय पे पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देखते हैं कि क्या वो सांस ले रहा है। हम बाकी चेक करते हैं ब्रेन के फंक्शन में कि आंखों की रोशनी कैसी है। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद पहले एक बार टेस्ट करते हैं, फिर ये ना हो कि कुछ छूट हो जाए, हम 6 घंटे बाद ये रिपीट टेस्ट करते हैं। और जब बिल्कुल 0% डाउट हो कि ब्रेन डेथ है और कोई भी चांस रिकवरी की नहीं है, तब हम उसको ब्रेन डेथ घोषित करते हैं। और केवल तब, उससे पहले नहीं, केवल तब और उसके बाद हम ट्रांसप्लांट या ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, यदि मेरे कोई सगे संबंधी हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि वो ब्रेन डेड हो गए हैं, और मैं यदि ये चाहूँ कि उनके शरीर के अंगों का इस्तेमाल किया जा सके, तो एक मृत व्यक्ति के शरीर से
कितने लोगों को प्रत्यारोपण का ये फायदा बहुत हो अच्छा सकता सवाल है आपका। तो अगर हम देखें तो एक जना 8 लोगों की जान बचा सकता है। तो एक लिवर, एक हार्ट, 2 किडनी, 2 लंग, एक पैंक्रियास और एक इंटेस्टाइन। तो एक जना अपने मृत्यु के बाद पूरे 8 जनों की जान बचा सकता है। साथ ही साथ शरीर के अलग अलग अंग होते हैं जो बाकी तरीके से लोगों की सहायता कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जो आंख का कॉर्निया होता है, कॉर्निया को हम कहते हैं कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके किसी की आंख की रोशनी वापस आ सकती है। अगर हम देखें तो चमड़ी होती है, चमड़ी भी यूज़ हो सकती है। खून की नसें होती हैं, वो भी यूज़ हो सकती हैं। तो बहुतों लोगों का इससे सहायता होता है। हार्ट होता है, हार्ट के वॉल्व्स यूज़ हो सकते हैं। तो बहुत लोगों का बेनिफिट और सहायता हो जाती है अगर आप ऑर्गन डोनेशन के लिए अपना शरीर प्लेज करें। तो डॉक्टर साहब, यदि कोई भी व्यक्ति जीवित रहते ये इच्छा रखता है कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसके ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया जाए, या परिवार में किसी की मृत्यु हो गई और परिवारजन चाहते हैं कि उस व्यक्ति के अंगों का इस्तेमाल किया जाए किसी दूसरे मरीज के फ़ायदे के लिए, तो इसकी क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया बहुत सरल है। हम देखें तो पहले अगर हम सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, सबसे सिंपल बात है कि आपको इंटरनेट पर जाना है। जो हमारी नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो सोसाइटी हम कहते हैं नोटो, NOTTO, तो नोटो की वेबसाइट पर जाएं और एक डोनर प्लेज कहते हैं कि हाँ मैं डोनर बनना चाहता हूँ। एक साधारण और सिंपल सा फॉर्म है, वो आप भरें। वो भरने के बाद आपको एक यूनिक नंबर मिलता है और एक डोनर कार्ड प्रिंट होता है। तो ये तो हुआ एक हिस्सा। लेकिन उतना ही ज़रूरी दूसरा हिस्सा है कि अगर आपने ऑर्गन डोनेशन करना अगर आप ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं तो ये अपनी जो चाहत है ये अपने परिवार और परिवारजनों से सबसे ये बताएं, क्योंकि ये इतना बड़ा पर्सनल डिसीजन रहता है कि अगर ये खुदा ना खास्ता कभी हो जाए कि आपका ब्रेन डेथ हो जाए, तो अगर परिवार के सदस्यों से बात नहीं होती है तो ये डिसीजन उनके लिए लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप रहते रहते जब आप ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज लेंगे, अवश्य अपने परिवार वालों को बताइए कि मैंने ये स्टेप लिया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और उनको भी इंकरेज करें कि वो भी ये स्टेप आगे लें और बहुत लोगों की जान इससे बच सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये अंग प्रत्यारोपण और ख़ासतौर से लिवर प्रत्यारोपण जिसके आप विशेषज्ञ हैं, इस बारे में महात्मा गांधी अस्पताल क्या पहल कर रहा है? तो अभी पूरे राजस्थान स्टेट में हमारे पास सबसे एडवांस और सबसे बड़ा लिवर ट्रांसप्लांट की टीम है। हमारे पास जो ट्रांसप्लांट की टीम उसमें 6 सर्जन हैं। साथ में ट्रांसप्लांट के लिए एनेस्थीसिया के अलग डॉक्टर होते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल ऑपरेशन होता है। ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन पूरे मेडिकल साइंस में सबसे कठिन ऑपरेशन रहता है। करीब 12 से 14 घंटे चलता है, 15-20 यूनिट खून लगता है उसमें, तो बड़ा ऑपरेशन होता है। तो इसमें पूरा एक ICU का सपोर्ट होता है, वो इस अस्पताल में है। अलग से लिवर के डॉक्टर होते हैं जो ट्रांसप्लांट से पहले मरीज़ की कंडीशन बिल्कुल अच्छी करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि ट्रांसप्लांट अच्छी तरह से हो जाए, वो है। एनेस्थीसिया की सपोर्ट तो है ही, और जो दवा जो इक्विपमेंट होता है ट्रांसप्लांट के लिए, वो सब हमारे अस्पताल में पूरी तरीके से है और सारी सुविधाएं हैं। तो जैसा हमने पहले बताया कि हर वर्ष 13 अगस्त ऑर्गन डोनेशन डे यानी अंगदान दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, हमारे देश में भी मनाया जाता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारी संस्कृति में दान का बहुत बड़ा महत्व है, और मेरी राय में अंगदान सबसे बड़ा दान है। जैसा हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि मृत्यु के उपरांत अंगदान करने से शरीर में कोई क्षति विक्षति नहीं होती है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही आदर सम्मान के साथ, जैसे कि एक सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है उसी प्रकार से की जाती है, और शरीर को बाकायदे जैसे ऑपरेशन के बाद टाँके लगाए जाते हैं, पट्टी लगाई जाती है, पूरे आदर पूरे सम्मान के साथ सगे संबंधियों को सौंपा जाता है। जैसा हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि यदि एक मृत व्यक्ति अपने शरीर के अंग दान करता है तो उससे कम से कम 8 लोगों का फ़ायदा हो सकता है, उनको उनकी लंबी और खतरनाक बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही शरीर के और छोटे छोटे अंग भी किसी अन्य ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनको कि प्रॉपर स्टोरेज करके रखा जाता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए
ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब अंगदान में सहयोग करें। जब हम जीवित हैं तो हम अपने परिवार के सदस्यों को, सगे संबंधियों को अपनी ये इच्छा बार बार प्रकट करें कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे अंगों का इस्तेमाल जहाँ तक संभव हो किया जा सके। दूसरा, यदि दुर्भाग्यवश आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, खासतौर से अगर वो दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, चोट लगने से हुई है, या जिसको हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि ये ही दो कंडीशन हैं जिसमें शरीर ब्रेन डेड होने का अंदेशा सबसे ज़्यादा होता है, और ब्रेन डेड शरीर से अंगों का प्रत्यारोपण संभव है। तो ऐसी स्थिति में जिस भी अस्पताल में आप भर्ती हैं, वहाँ के डॉक्टर्स को अपनी इच्छा जाहिर करें कि हम अपने संबंधी का अंग प्रदान करना चाहते हैं, ताकि वो डॉक्टर फिर किसी बड़े अस्पताल में जहाँ की अंग लेने की और अंगों को प्रत्यारोपित करने की सुविधा है, उनको कांटेक्ट करके उन अंगों का दान ले सकें आपसे और उन अंगों को किसी दूसरे मरीज के शरीर में प्रत्यारोपित कर सकें। इसी के साथ A1 टीवी के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के इस विशेष संस्करण को हम समाप्त करते हैं। एक बार फिर डॉक्टर शाश्वत, आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर अजय शर्मा और डॉक्टर मुर्तज़ा अहमद चिश्ती साहब का। A1 टीवी के हेलो डॉक्टर के अगले संस्करण में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।